विविध भारती। उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में अभिनेता और फिल्मकार विविध भारत के पेशावर में जन्मे थे। लंबे संघर्ष के बाद फिल्मी दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया टीनू आनंद के नाम से। टीनू आनंद को मिले फिल्मों के संस्कार अपने घर से। उनके पिता इंदरराज आनंद एक बड़े लेखक थे। इन्होंने लिखी राज कपूर की फिल्म आग, अनाड़ी और संगम। महान फिल्मकार सत्यजीत रे की निगहबानी में टीनू आनंद ने सीखे फिल्में बनाने के गुर। वो उनके असिस्टेंट रहे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने हिंदी सिनेमा शाह उजाले बांटेंगे जाने माने अभिनेता और निर्देशक टीनू आनंद। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन और टीनू आनंद से बातचीत की है कमल शर्मा ने। आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। सिनेमा जो है वो अपने आप में एक ऐसा आर्ट है, मदर आर्ट कहते हैं, जिसके सारे बच्चे अलग अलग धाराएं जो हैं कलाओं की वो आके उसमें मिलती हैं। संगीत मिलता है, नृत्य मिलता है, सारी चीजें। और आप भी रे साहब के साथ पहली बार काम कर रहे थे। रे साहब इसके बहुत बेहतरीन प्रतिनिधि थे, अपने आप में रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो चित्रकार थे, वो संगीत भी अपना तैयार करते थे, वो संवाद लिखते थे, डायरेक्शन देते थे, कैमरे के पीछे बैठते थे। देखिए, मैं रे साहब को मैंने उनका डिस्क्रिप्शन जो दिया है वो ये है कि ही वॉज अ कंप्लीट डायरेक्टर, कंप्लीट। कोई ऐसी चीज नहीं थी वो जो किसी और डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट हेड के हाथ में छोड़ देते थे। वो खुद अपने डायलॉग लिखते थे, खुद लिरिक्स लिखते थे, खुद म्यूजिक देते थे, खुद कैमरा हैंडल करते थे, खुद आर्ट डायरेक्शन करने के लिए तैयार हो जाते थे। मैं कई बार उनके साथ शॉपिंग के लिए गया हूं, जब लेडीज जो उनकी जो मेन हीरोइंस थी उनकी शॉपिंग करने जाते थे। ये देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बन रही है, लेकिन ब्लाउज का क्या कलर होना चाहिए, साड़ी का क्या होना चाहिए, बॉर्डर कितना होना चाहिए, वो खुद करते थे। वो हमारे मॉडर्न डायरेक्टर्स की तरह नहीं थे जो डिजाइनर्स लेते हैं, वो खुद जाते थे, खुद देखते थे और खुद पिकअप करते थे कॉस्ट्यूम्स। आपके लिए टीनू साहब, जैसे आपके पिता के दोस्त थे, वो कैसे इंसान थे वो तो आपने देख ही लिया था, एक डायरेक्टर के रूप में भी देखा, लेकिन सेट पे वो अपने सारे असिस्टेंट या सारे स्टाफ के साथ में किस तरह से पेश आते थे, कैसा रवैया होता था? क्योंकि मास्टर जब ऐसा है, आई मीन वी आर ऑल इन ऑ ऑफ हिम। हम हमेशा उन्हें दर्जा जो देते थे वो हमारे लिए भगवान का दर्जा था वो, बिकॉज ही वॉज अ कंप्लीट, ही वॉज लाइक अ मैन। देखिए, मैंने कई ऑपेराज अटेंड किए हैं, उसमें जो मेन कंपोजर जो होता है, जो बेटन लेके अपना, ही वॉज लाइक दैट, बिकॉज देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स, देयर इज द स्ट्रिंग्स, देयर इज द ट्रम्पेट्स, देयर इज द एयर सेक्शंस, सारे सेक्शंस का एक ही मास्टर होता है जो कंडक्ट कर रहा होता है ऑर्केस्ट्रा। ही इज लाइक एन ऑर्केस्ट्रा लीडर who knows each and every instrument, who knows each and every person playing it, he knows how to make it a symphony which will become a classic. क्या बात है। उन्हीं की एक फिल्म का गीत हम सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये पहली बार हुआ था कि रे साहब की पिक्चर 25 हफ्ते चले और वो थी गोपी गायन बागा बहन। उसमें बच्चे लोग बिल्कुल पागल हो गए थे। कहानी एक इतनी खूबसूरत फैंटेसी थी, एंड उसमें गाने जो थे सबके सब सुपर हिट हो गए थे। अभी जो भी पूजा फेस्टिवल होता था, जो भी फेस्टिवल होते थे, वहां उसमें सिर्फ गोपी गायन बागा वायन के गाने बजते थे। और ये पहली बार हुआ था कि रे साहब का म्यूजिक इतना पॉपुलर हो गया था। एंड लड़के जिसने गाने गाए हैं वो यू सिंगिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या जिक्र चल रहा है। और उनके जो कंटेम्परेरीज थे उस दौर के और भी बड़े महान फिल्मकार, सत्यजीत रे साहब ने भारतीय सिनेमा का एक अलग चेहरा है, लेकिन उन्होंने जिस सिनेमा को दुनिया से परिचित करवाया अपने नाम के साथ में, वो उसके रियल उस समय के ऐसे एक प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते जिन्हें बहुत प्रतिष्ठा मिली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। उनके सिनेमा का मूल्यांकन आप किस तरह से करेंगे, क्या कहेंगे उनके सिनेमा के बारे में? देखिए, उन्होंने या तो एक ही टाइप ऑफ सिनेमा बनाया हो वो भी नहीं है, उन्होंने कई
कहाँ से शुरू किया था पातर पंचाली, कहाँ पे आके उन्होंने एक फैंटेसी फिल्म बना दी जिसके अंदर 8-9 गाने भी थे। उनका एरिया जो था इट वाज एंडलेस। आई मीन व्हाट एवर ही पिक्ड अप। उन्होंने कंटेम्प्रेरी फिल्में बनाई हैं। स्टार्टेड विद औरनियर दिन रात्रि, सीमाबद्ध, which were city films, Mahanagar, with the city problems, with the youth, using the youth. So his canvas was endless, and he has proved it in his term as a director, producer. लेकिन जो आपने कैनवस चुना अपने सिनेमा का, वो बहुत ही कमर्शियल। ये मुझे बहुत गालियां मिलती हैं इस चीज के लिए। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि देखिए, मेरा ये कंटेंशन है कि जब मैं रे साहब को ज्वाइन करने गया था, तो आई वेंट टू लर्न अंडर द फीट ऑफ अ ग्रेट मास्टर, the art of filmmaking. It didn't mean that I was making films that he's been making. I wanted to learn under the professor who knew everything. अब जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, वो ये थोड़ा ना होता कि आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का। You're learning under the best principal because he has a vast array of knowledge. The idea was कि I learned from the master. I learned each and every department from a master who knows his subject, and that I used for my advantage. How I used it, whether it was commercial, एक तो ये commercial और ये art or what, मुझे समझ में नहीं आता। The idea was to make popular films, and I made popular films. तो टीनू जी, जब आदमी सब कुछ सीख जाता है तो कॉन्फिडेंस का लेवल भी बहुत हाई होता है, और तब उसको लगता है दुनिया मेरी जेब में। है ना? आपको कैसा लगा? आप वहां से कब आए? देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जी। जब मेरे 4 साल पूरे हो गए थे जी, मैंने सोच लिया था कि अब मैंने सीख लिया है जो सीखना है, अब मैं जाके अपना ही कुछ स्ट्रगल करूं, पिक्चर बनाने की कोशिश करूं। और मानिकदा पिक्चर बनाने वाले थे औशनी संकेत। अगेन एक विलेज फिल्म थी, फैमिन के ऊपर थी, विच वॉज मैन क्रिएटेड। इट वॉज नॉट फैमिन बिकॉज ऑफ व्हाट हैड हैपेंड टू द स्टेट, बट इट वॉज मैन मेड। तो फिल्म कलर में बनाना चाहते थे। कलर में क्योंकि फील्ड्स ग्रीन थी जी, राइस पैडी फील्ड्स जो थी वो भरी हुई थी, लेकिन फैमिन कहां से हुआ? वो ये दिखाना चाहते थे कि ये फैमिन की बात करते हैं, तो ये फैमिन वाज मैन क्रिएटेड, सो यू मस्ट हैव लश ग्रीनरी, लश फील्ड्स। तो मैंने उनको अब वो खुद अपनी पिक्चर बनाना चाहता है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है थ्रू यू टू योर सन कि अब वो टाइम आ गया है व्हेन यू शुड रिटर्न दैट फेवर टू मी, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक एन एम्बिशियस फिल्म। और मैं चाहता हूं, बिकॉज ये इतना एक इम्पोर्टेंट मेंबर बन गया है मेरी यूनिट का, कि आई फील ही इज एन एसेट टू मी। आई नीड हिम इन दिस फिल्म, सो प्लीज सेंड हिम फॉर दिस फिल्म। वाह! जो मेरे फादर ने जब ये पढ़ा तो मैं अपना बैग पैक करके वापस। तो अब आपकी जब सारी हसरतें पूरी हो गई, आपने उनका भी मान रख लिया, उनकी भी बातें रख ली, लेकिन अंदर तो वो इच्छा कुल बुला रही थी कि मैं अपना एक प्रोजेक्ट शुरू करूं, अपने फिल्म बनाऊं। वो कैसे हुआ और उसका संयोग कैसे बना, उसके बारे में बताइए। उसमें भी अगेन कपूर साहब का हाथ है। कपूर कौन? ऋषि कपूर का। अच्छा। मैं स्ट्रगल कर रहा था, बॉम्बे आके कई जगह गया। एक मिनट, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि पापा का नाम भी तो साथ में था, उसने कोई मदद नहीं की इस दौरान स्ट्रगल में आप? नहीं। ये देखिए, जहाँ पे फादर तो ये तो नहीं है कि वो फाइनेंशियल के बाद चले जाएंगे और पैसे उठाएंगे। तो मेरे पास एक कहानी थी जो मैंने मेरे भाई के साथ में कई बार बैठा था। मेरा भाई प्रोड्यूसर बनना चाहता था और उसकी दोस्ती बहुत थी ऋषि के साथ में, बहुत ही अच्छे दोस्त रहे थे। तो ऋषि ऑलरेडी एक पॉपुलर स्टार हो चुका था, तो उसने मेरे भाई से कहा कि देख, तू एक काम कर, तू पिक्चर प्रोड्यूस कर, मैं एक्टिंग करता हूँ, पैसे वैसे की बाद में बात करेंगे, और तू टीनू को डायरेक्टर ले ले। तो वहां से पैदा हुआ मेरा दुनिया मेरी जेब में, वर्ल्ड इन माई पॉकेट। अल्टीमेटली बनाई अमिताभ के साथ में, लेकिन वो कहानी क्योंकि मेरे पास थी, तो धर्मेंद्र जी के पास में एक लड़का काम करता था, इकबाल सिंह, और उसकी दोस्ती बिट्टू के साथ में थी, मेरे छोटे भाई के साथ में। हम जरा फाइनेंस की वजह से कुछ रुक गए थे, दुनिया मेरी जेब में रुक गई थी थोड़ी देर के लिए। तो उसने कहा, यार टीनू, अगर उसके पास कोई कहानी है तो धर्मेंद्र जी के ब्रदर इन लॉ हैं, वो कहानी के लिए ढूंढ रहे हैं, टीनू को कहो कि मेरे साथ में चले और धर्मेंद्र जी को सुना दे, अगर वो बेचना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। तो मैंने कहा ठीक है, बेच देते हैं यार, पैसों की तो सख्त जरूरत। मैं गया धर्म जी को सुनाने के लिए। धर्म जी अपना मसाज करा रहे थे और मैंने बैठ के ड्यूरिंग दैट 40 मिनट मसाज मैंने उनको कहानी सुनाई कालिया की। और मैं जब कहानी सुनाता हूँ मैं जरा ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। आई प्ले द कैरेक्टर माई सेल्फ, खड़ा भी हो जाता हूँ, बैठ भी जाता हूँ, दीवार पर हाथ भी मार देता हूँ। तो मुझे
मसाज कराते कराते देखते रहते थे कि भाई अभी एक नरेशन, एक स्टाइल था मेरा। तो जब खत्म हुई कहानी, उन्होंने कहा कि टीनू, मैं तुझे एक मुशायरा देता हूँ, आई विल गिव यू एन आइडिया। यार तू डायरेक्टर मत बन, तू एक्टर बन जा। तो मैं हंसने लगा, मैं कहा धर्म जी कहानी नहीं पसंद आई है आपको, आप कह दीजिए। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक्टर बन जा? मैं तो डायरेक्शन करने के लिए कहता, नहीं बेटा तू बहुत कमाल का एक्टर बनेगा। और एक्टर कैसा मालूम है? उन दिनों में एक पिक्चर बनी थी डर्टी हैरी, क्लिंट ईस्टवुड की थी, जिसमें एक पागल किस्म का एक विलन था। जी जी। तो तुझे एक्टिंग करनी चाहिए उस विलन की तरह। वैसे रोल करने चाहिए क्योंकि तो कमाल का करेगा। तो मैं हंसते हुए बाहर निकला। तो इकबाल ने कहा कि यार ठीक है यार, लेकिन कहानी अच्छी है तेरी, तू एक काम कर, तू इस कहानी को पूरा पिरो ले, मैं एक पिक्चर बनाना चाहता हूँ, मेरे पास फाइनेंसर है, मैंने सुना तेरी दोस्ती है अमिताभ बच्चन के साथ में, तो अमिताभ को क्यों नहीं सुनाता ये? मैंने कहा यार अमिताभ इतना बड़ा स्टार है ये, और मैं फर्स्ट फिल्म बना रहा हूँ, 5 रील बना के पड़ी हुई है। ऐसा नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ। उस दिन से लेके 1 साल तक मैं काम करता रहा, कालिया पे भी काम किया, दुनिया मेरी जेब में डायरेक्ट कर रहा था मैं जी। तो ये साथ चल रहा था मेरा काम। एंड कालिया 1 साल के बाद में अमिताभ ने अभी रोज मुझे कहीं ना कहीं बुला लेते थे। अच्छा, कि आज यहाँ आ जाओ, आज वहां आ जाओ, आज टाइम नहीं है, क्योंकि ही वॉज बिजी, ही वॉज अ वेरी बिजी एक्टर, वेरी बिजी स्टार। 3 शिफ्ट करते थे वो। लेकिन दोस्ती आपकी उन दिनों से नहीं चली थी? दोस्ती बीच में देखिए 5 साल में अवे रहा हूँ जी जी, कभी मिला ही नहीं था मैं अमित जी से। एक दिन प्रीमियर पे आए थे कलकत्ते, तो वहां मिल लिया था जी। तब तो मैं असिस्टेंट था, ये ऑलरेडी स्टार बन चुके थे। लेकिन 1 साल कंप्लीट होने के बाद में उन्होंने वो कहानी फाइनली सुनी। एंड मुझे याद है कि हम चांदीवली में थे, चांदीवली स्टूडियोज जी। हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम टैक्सी में गए थे, और चांदीवली से टैक्सी नहीं मिलती है क्योंकि मेन रोड पे चलना पड़ता है। तो जब उन्होंने कहानी सुन ली तो चुप बैठे रहे। तो मैंने कहा कि मैं कुछ कह सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ बोलो। मैंने कहा आपको मेरी कहानी बहुत पसंद आई है। तो हैरान हो गए, उन्होंने कहा कि क्या मतलब, कैसे कह रहे हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं कहा कि बहुत अच्छी कहानी। मैंने कहा नहीं, क्योंकि जब मैं आया था यहाँ आने से पहले किसी ने मुझे कहा था कि अमिताभ को कहानी सुनाने जा रहे हो, अगर उसका हाथ उसके कानों के ऊपर बालों पे चला गया और आसमान की तरफ देखने लगे, समझना रिजेक्ट हो गई। मैंने कहा ना तुमने कानों के ऊपर बालों को छेड़ा, ना तुमने आसमान की तरफ देखा, तो मेरी कहानी तुम्हें बहुत पसंद आई। बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि बहुत मानता हूं तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे, जाओ मेरे भाई को कह दो कि मैंने हाँ कर दी। एटलीस्ट 1/2 माइल या 1 माइल का रास्ता है चांदीवली से मेन रोड। दोनों प्रोड्यूसर और मैं, इकबाल सिंह और मैं, नाचते हुए गए हैं, बिकॉज साइनिंग द बिगेस्ट स्टार ऑफ द कंट्री। ना उसकी कोई औकात है, वो प्रोड्यूसर, हमें उसने कोई पिक्चर नहीं बनाई है, और मेरी कोई औकात नहीं है क्योंकि मेरी पिक्चर कोई रिलीज नहीं हुई है। एक ऐसा एक्टर जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, उसने हमारी फिल्म को हाँ कर दी, वो कालिया थी। यहाँ आपकी पसंद का गाना फिल्म कालिया से? कालिया का देखिए एक गाना है, हम लोग बहुत लकी थे, ये प्रोड्यूसर बहुत लकी था। इनकी दोस्ती थी प्रकाश जी के साथ, प्रकाश मेहरा के साथ। पिक्चर बन रही थी नमक हलाल, उसका सेट लगा हुआ था, रेस्टोरेंट का सेट था, और हमें इस गाने के लिए एक रेस्टोरेंट का सेट चाहिए था। रेस्टोरेंट का सेट में बहुत पैसे लग जाते हैं, नया रेस्टोरेंट बनाएंगे अगर आप। तो इन्होंने जाके बात की और प्रकाश जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम लोगों को 1 दिन के लिए दे सकता हूँ ये सेट, और जैसा सेट है तुम लोगों को चेंजेस करने पड़ेंगे। तुम्हारी पिक्चर अगर पहले आ गई तो लोग कहेंगे कि मैंने तुम्हारे सेट पे काम किया है। तो तुम्हें चेंजेस करनी पड़ेंगी और वापस मेरा सेट खड़ा करना पड़ेगा, जो भी चेंजेस करोगे। तो हमने बहुत थोड़े से चेंजेस किए, लेकिन चेंजेस ऐसे किए कि बिल्कुल डिफरेंट सेट लगता है वो। अगर आप देखेंगे नमक हलाल का गाना और कालिया का, जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है, ये वो गाना है। एंड इट बिकेम द बिगेस्ट हिट, जो आज तक डिस्कोज में अगर आप जाएं, कितने साल हो गए, 81 में पिक्चर रिलीज हुई थी। तो कम अप विद अ स्टोरी विच एक्साइट्स हिम। तो हमने बहुत जाके सोचा घर पे, एंड वहां पे एक कॉमिक पड़ी हुई थी मेरे पास में, हमारे टाइम में कॉमिक्स होती थी जी, तो उसमें सुपरमैन की कॉमिक थी। तो वहां से मुझे एक आइडिया आया कि सुपरमैन अगर बनाई जाए कि एक आदमी सुबह में कुछ और है, बहुत ही वीक आदमी है, बहुत ही डरपोक है, और वही आदमी रात में अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके निकलता है, तो वो शहंशाह कहलाता है। सो ये आइडिया वहां से आया था। इन द मॉर्निंग ही डज कॉमेडी बिकॉज ही नोज मैं वही काम कर सकता हूं जो शहंशाह करता है, लेकिन शहंशाह इज नॉट बाउंड बाय एनी लॉज। खुद अपने कानून बनाता है, खुद जज बनता है और खुद पनिशमेंट देता है। सो दिस बिकेम अ वेरी इंटरेस्टिंग
फॉर अमिताभ, बिकॉज ही हैड अ वाइड रेंज नाउ कि सुबह कॉमेडी भी कर सकते हैं और रात को जब निकलते हैं तो उनकी अपनी पर्सनैलिटी जो है। तो फिर जो वो आर्म दिया था मैंने, एक आर्मर जो दिया था, दैट गिव अ टोटली डिफरेंट लुक टू द फिल्म। वो पूरी पर्सनालिटी उनकी स्क्रीन पर चेंज हो गई थी। लेकिन जब ये कहानी उन्होंने सुनी तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उस समय, जैसे कालिया को तो आपने बताया, शहंशाह के बारे में भी शहंशाह का भी ये था कि एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग हो गई थी उनके लिए कि ही कुड सी, मैं शायद इतना दूर नहीं देख पा रहा था, लेकिन ही कुड सी कि दिस कैन बी वन ग्रेट चैलेंज टू परफॉर्म इन द सेम फिल्म, कि जहां पे सुबह कुछ और है, रात को कुछ और है, एंड हाउ बोथ दीज थिंग्स आर कंबाइंड। यहां मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है कि इस बीच सत्यजीत रे साहब को भी पता चल गया कि आपने फिल्में बनाई हैं, आपने डायरेक्ट की हैं। उन्होंने कोई आपकी फिल्म देखी और उस पर कोई रिएक्शन? मैंने कभी पूछा भी नहीं उनसे, हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि जब मेरी एक फिल्म देखी उन्होंने एज एन एक्टर, पुष्पक, तब उन्होंने बहुत तारीफ की थी एज एन एक्टर। किया आपने, और फिल्में ज्यादा की एक्टर के रूप में, मेरे ख्याल से 125 से ज्यादा फिल्में हैं। तो मतलब एक्टिंग ज्यादा दिल के करीब है आपके? नहीं, मैं बेसिकली बहुत लेजी आदमी हूँ, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता हूँ। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है ये सब फिल्में डायरेक्ट करके कि जब मुझे चांस मिला एज एन एक्टर, जी, आई जम्प्ड एट इट, इट वाज बाय एक्सीडेंट। इनके पास में कोई एक्टर नहीं था। पुष्पक जब बना रहे थे, अमरीश जी को साइन किया था कमल ने। अमरीश जी हैड बिकम वेरी बिजी व्हेन दे स्टार्टेड द फिल्म। अमरीश जी के पास डेट नहीं थे, दे लुक फॉर एक्टर्स इन साउथ इंडिया, कोई नहीं मिला। जब सारिका ने मेरी एक तस्वीर दिखाई कमल को, सारिका और मेरी एक तस्वीर थी जी, एक फिल्म हमने की थी साथ में, वो भी देखिए अभी कितनी लंबी कहानियां हैं, मैं क्या बताऊं आपको। निर्वाण में मैंने काम किया था, मेरे ब्रदर इन लॉ जलाल की पिक्चर थी, जलाल ने फिल्म डायरेक्ट की थी, प्रोड्यूस की थी। वो पिक्चर कभी रिलीज नहीं हुई, आज तक नहीं हुई, लेकिन उससे मैं एक्टर बन गया। मैं गया था क्योंकि मेरे पास 2-3 महीने फ्री पड़े हुए थे। जलाल ने कहा आ जा एक काम कर ले, पिक्चर में काम कर ले। उसमें नसीर साहब थे, अमोल पालेकर, सारिका, सब दिग्गज नाम थे। मैं एक इडियट था जो बिल्कुल कोई जानता ही नहीं था मुझे एज एन एक्टर, क्योंकि मेरी कोई फिल्म लाई नहीं थी। लेकिन जो पिक्चर देखते थे उसके कुछ सबसे ज्यादा मैक्सिमम शोज 300 शोज हुए हैं बेचने के लिए। फिल्म रिलीज नहीं हुई लेकिन 300 शोज हो गए थे उसके। लेकिन 300 शोज में सब लोग ये पूछ रहे थे ये कौन आदमी है क्योंकि नसीर का तो मालूम है अच्छा काम करता है, सारिका बहुत खूबसूरत लगी है उस पिक्चर में, अमोल का सबको मालूम था, ये बिग स्टार ऑफ पैरेलल सिनेमा। लेकिन मुझे देख के पूछ रहे थे ये कौन है, ये कौन। तो सारिका के पास में एक तस्वीर थी जो वहां पे ली गई थी निर्वाण की, जो उन्होंने कमल हसन को दिखाई, और कमल ने कहा ये कौन है भैया? उन्होंने कहा ये डायरेक्टर है, शहंशाह डायरेक्ट कर रहा है अभी पहले कालिया बनाई है इसने, शहंशाह डायरेक्ट कर रहा है, अच्छा एक्टर है। तो मैं बात करना चाहता हूँ इससे। तो उनका फोन आया, मुझे याद है मैं शूटिंग कर रहा था नटराज स्टूडियो में, और उस वक्त ये सेलफोन वेलफोन कुछ नहीं होते थे, आपको रिसेप्शन पे जाना पड़ता था। रिसेप्शन से मैसेज आया कि कमल हसन का फोन है टीनू आनंद के लिए, और मैं अमित जी को डायरेक्ट कर रहा था। तो मैंने कहा कमल हसन का फोन है, क्यों? तो मैं गया भागते हुए, सुना तो सारिका ने इंट्रोड्यूस किया कमल हसन ने, कमल जी बात करना चाहते हैं, एक फिल्म बन रही है पुष्पक, साइलेंट फिल्म है, कोई डायलॉग नहीं है टीनू, एक दिन के लिए अभी आ जाओ, एंड बाकी से डेट्स हम आपकी ले लेंगे एज पर योर कन्वीनियंस। मैंने कहा कैसे आ जाऊं, यहाँ पे अमिताभ बच्चन की डेट है मेरे पास में, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कल परसों तरसों तक मेरी डेट्स हैं। तो कमल जी ने ले लिया फोन कि टीनू मेरी रिक्वेस्ट है, बिकॉज वी आर इन डीप ट्रबल, आई हैव सीन योर फोटोग्राफ, आई थिंक यू आर आइडियल फॉर दिस रोल। मैंने कहा मैं एक्टर नहीं हूं भैया मैं सिर्फ शौकिया करता हूँ, तो इस फिल्म के लिए भी शौकिया कर लो, लेकिन आ जाओ कल सुबह आ जाओ। तो मैंने कहा मेरी तो डेट है यहाँ पे। मैंने कहा पूछता हूँ मैं, उन्हें शाम को तुम वापस चले जाना, सुबह आ जाओ शाम को वापस चले जाना, क्योंकि मेरा पूरा कॉम्बिनेशन है अदर एक्टर्स के साथ में, ये करना बहुत जरूरी है बैंगलोर में। और मैं कमरे में गया, मैं तो चोर की तरह एंटर किया, अमित जी अपना मेकअप करा रहे थे, उन्होंने मेरे की तरफ देखा, उन्होंने कहा क्या है? मैंने कहा नहीं यार कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा तुम्हारी डेट्स है मेरे पास में, कमल हसन का फोन आया था कि वो कोई पिक्चर बना रहे हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कल सुबह मैं चले जाऊं और कल शाम को वापस आ जाऊं, और पिक्चर बना रहे कोई कॉल पुष्पक। तो अमित जी ने देखा क्या करना चाहे? मैंने कहा करना, लेकिन यार तुम्हारी डेट है मेरे पास में, करने का क्या मतलब है यार? उसने कहा तुम एक काम करो, मेरे सेक्रेटरी को फोन करो, उसको बोलो तुम्हारे, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग वेरी मच वर्क, तो तुम पूछ लो एक और दिन मिल सकता है तुम्हें, तो तुम कल चले जाओ, रात को आ जाना, मुझे भी छुट्टी मिल जाएगी। तुम्हारे सेक्रेटरी से बात की, सेक्रेटरी ने कहा यस सर आई गिव यू वन मोर डे, आप एक्सटेंड कर लीजिए ना एक दिन। और मैं चला गया,
पुष्पक जब मैं काम कर रहा था पुष्पक में, अब ये एक दिन करके आ गया मैं। देखिए ये होता है, किस्मत होती है, हाउ द प्लैनेट्स वर्क। पुष्पक करते करते बीच में एक गैप आया तो मैं डबिंग कर रहा था शहनशाह की जी, अमित जी के साथ में। अभी डबिंग में आ गया हूं मैं। एक और फोन आता है मुझे कमल हसन का फिर से। अच्छा, तो मैंने कहा क्या हुआ कमल, वो पिक्चर का? उसने कहा वो पिक्चर तो बनती रहेगी, एक और पिक्चर शुरू हो रही है। मैंने कहा क्या? पिक्चर का नाम है नायकन, और मणि रत्नम एक लड़का है, बहुत अच्छा है, यंग है। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं टीनू, कि ये मैं चाहूंगा कि नायकन पहले रिलीज हो, पुष्पक बाद में हो, क्योंकि मैं 10 दिन की शूटिंग करके आया हूं इसकी, नायकन की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म बनने वाली है फिल्म इंडस्ट्री की। और तुम्हारे लिए फ्रॉम मद्रास, इन्होंने पिक्चर कहीं पे मद्रास में देखी नायकन, एंड आके इतनी तारीफ करने लगे। मैंने कहा यार मैंने तो 3 दिन ही काम किया उस पिक्चर में और टीनू बता नहीं सकते हम तुम्हें क्या हाल है, लोग पागल हो गए नायकन के बीच। अब कमल हसन का फोन आया कि तू आ यहाँ पे मेरे साथ में रह, जाके पिक्चर देख, और मैंने तुझे कहा था कि यू विल नॉट बी एबल टू वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ मद्रास, यू विल सी। एंड वाकई में व्हेन आई वेंट देयर आई वेंट मैड। मैंने कभी ऐसा एडोलेशन देखा ही नहीं था। कभी देखा था अमिताभ बच्चन को और राजेश खन्ना को, बट आपको, I mean, everyone, about 200-250 people outside the theater coming after you towards the car and saying, Baba mar gaya, Baba mar gaya, Baba mar gaya. Fantastic. I mean, in a very limited, very little time, I had done about 125-30 films. तो टीनू जी, हाँ, ये जो आपकी इतनी सारी 125 फिल्में हैं, उसमें अपनी किसी यादगार फिल्म का यादगार गीत सुनने वालों के लिए आपकी पसंद है? मैं तो चाहूंगा कि मेरी ऑडियंस पुष्पक का गीत सुने, बिकॉज वो साइलेंस है कोई गाना ही नहीं था उसमें। यहाँ आपकी फिल्म इलियाराजा साहब का म्यूजिक था, उसमें बहुत कमाल का म्यूजिक था। फिर अग्निपथ अमित जी के साथ में काम किया था। क्योंकि आपने अग्निपथ का जिक्र किया, मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि ऋषि कपूर साहब का भी जिक्र आया, जिन्होंने बाद में जो अग्निपथ का रीमेक बना उसमें काम किया, और पहली जो अग्निपथ थी उसमें अमिताभ जी भी थे, उसमें आपने भी काम किया। उस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं, वो कैसे मिली आपको, और अमिताभ बच्चन के साथ में फिल्म में काम करते हुए कैसा अनुभव रहा? अमिताभ जी को आई थिंक बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था मेरे साथ में काम करते हुए अग्निपथ में, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों जी। कई और एक्टर्स भी थे जिनको बहुत कॉम्प्लेक्स था मेरे साथ में काम करने में, क्योंकि उसमें मेरे कोई डायलॉग नहीं थे, उसमें सिर्फ गालियां निकाल रहा था मैं, और कुछ नहीं कर रहा था। और क्योंकि वो जो डायरेक्टर जो थे वो मेरे कजन है, मुकुल आनंद मेरे कजन, मेरे ताया जी का बेटा है जी। तो उसने मुझे ये कहा था कि टीनू तेरे मुंह में जो गालियां आती है तू बक दे, बस तेरा कैरेक्टर ही यही है। उसमें भी शराबी था, शराबी गिव्स अप ड्रिंकिंग। खुंदक में सबको गालियां निकालता रहे। अमिताभ बच्चन, क्योंकि तुम्हें काका बुलाते, सिर्फ अमिताभ बच्चन को गाली मत देना तू, बाकी जितने लोग आते हैं तेरे सामने तो गालियां सुनाते रहे। और मैंने यही किया, आई स्वेयर मेरे पास कोई डायलॉग नहीं है पिक्चर में, बस गालियां देता रहता हूं। एंड जितने जूनियर आर्टिस्ट थे बॉम्बे से, एटलीस्ट 200 जूनियर आर्टिस्ट होते थे शॉट में, बिकॉज मुकुल आनंद वॉज दैट काइंड ऑफ मेकर। 200 लोग तो चाहिए शॉट में। 200 लोग जब गालियां सुनते थे तो वो हैरान हो जाते थे और तालियां मारना शुरू कर देते थे, और सब एक्टर देखते थे ताली किसको मिल रही है इसलिए मैं कह रहा हूं कॉम्प्लेक्स हो गया था। फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं कि बहुत रिस्क होता है, बहुत स्टेक लगा होता है, बहुत पैसा लगता है। आपको क्या लगता है कि ये भी अपने आप में एक अग्निपथ है? देखिए, जहां पे पेपर और पेन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, यू मस्ट सी टू इट that comes back to you, to your financier, to your producer too, because writing on pen paper is the simplest and the easiest and the cheapest thing. वो ये अलग बात है कि आपका नॉलेज सब पेपर पे आती है, पर इसमें इतनी चीजें इन्वॉल्व है, इतनी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं कि somehow whatever has been invested that must come back. That's why we try to make commercial cinema जिसको कॉमर्स के साथ में जुड़ा हुआ है। वो तो इतना तो करना ही चाहिए कि आपने जो डाला है वो वापस मिल जाए, ताकि आप एक और बना सकें। नहीं तो अगर वो बंद पड़ गई, वो डब्बे में पड़ी रही, तो यू हैव फिनिश्ड अ होल लॉट ऑफ अदर पीपल। आज के दौर का सिनेमा देखते हैं जो यंगस्टर्स बना रहे हैं, आज की सिनेमा के बारे में भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा, कैसा लगता है आपका? देखिए, पैरेलल सिनेमा जिसको कहते थे, ये पहले से आ रहा है। अब्बास साहब बिलीव्ड इन सोशलिज्म। अब्बास साहब ने फिल्म ऐसी बनाई है विच आर डिफरेंट जी। उनकी एक बिलीव थी, सोशलिज्म पे बिलीव करते थे, वो सोशलिस्टिक फिल्म बनाते थे। वो यहां तक सोशलिस्ट थे कि उन्होंने कुछ 50,000 रुपए का प्राइस
जीता है फॉर शेयर और सपना, 50,000 रुपए उन्होंने अपने पूरे यूनिट के साथ में, इंक्लूडिंग द चाय वाला, इंक्लूडिंग द स्पॉट बॉय के साथ में डिस्ट्रीब्यूट किया है उन्होंने इक्वली। ये उनकी एक स्पिरिट थी जो कहीं पे भी नहीं है आज भी। आई डोंट थिंक दैट स्पिरिट एग्जिस्ट। सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग हैज बीन गोइंग ऑन। टीनू जी, यहाँ कार्यक्रम के आखिर में एक गीत आपकी पसंद है, अग्निपथ का गाना प्ले कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच, और आप सबको शुभकामनाएं। निर्देशक और अभिनेता टीनू आनंद, आपसे बातचीत की कमल शर्मा ने। आज आपने सुना इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोगी थे गणेश शिंदे और यशवंत तहसीलदार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। उजाले उनकी यादों के।